चलिए आज से हम लोग शुरू करेंगे अपना कॉन्सेप्ट जिसका नाम है माई स्क्वेल। अब सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे ही मैंने ये लिखा माई स्क्वेल, कुछ लोगों के ब्रेन में स्ट्राइक हुआ होगा, सर हम तो एसक्यूएल का कोर्स करने आए थे, ये माई स्क्वेल और एसक्यूएल एक ही बात है या अलग बात है? तो आज की क्लास के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, क्लास के बाद ही मिल जाएगा। तो पहले शुरू करते हैं। जो सही कॉन्सेप्ट है उसका नाम है माई स्क्वेल। तो ये क्या होता है हमारा? माइस्क्वेल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम नहीं है, लाइक जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस। ये सब क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज करके हम सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकते हैं। माइस्क्वेल इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप माइस्क्वेल का यूज करके कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो माइस्क्वेल क्या है? माइस्क्वेल अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। माइस्क्वेल अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो यू कैन थिंक लाइक एम एस ऑफिस। जैसे एम एस ऑफिस होता है, एम एस ऑफिस क्या है? एक हमारा पैकेज होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं जो उसके अंदर हमारी आती हैं। तो अब अगर हम बात करें एम एस ऑफिस की, तो एम एस ऑफिस का क्या पर्पज है? नाम से इसके आ रहा है ऑफिस। ऑफिस से रिलेटेड जो टास्क होते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, या डेटा को कहीं स्टोर करना है तो एक्सेल में स्टोर कर लो, ठीक है, कुछ नोट्स बनाने हैं तो वर्ड पैड पे अपना रिज्यूमे बना लो, नोट्स बना लो। तो इस तरह के ऑफिस से रिलेटेड डेटा को, जो एक्टिविटीज होती हैं ऑफिस में चलती रहती हैं, उनसे रिलेटेड जो हमारा डेटा रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उनको मैनेज करने के लिए जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया उसका नाम एम एस ऑफिस रखा हुआ है। ठीक है। अब माई एसक्यूएल उसी तरह से आप समझ सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसको हमें पहले अलग से डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, हमारे कंप्यूटर में पहले से नहीं होता है। अब इसका पर्पस क्या होता है उसको समझते हैं, उसका पर्पस क्या होता है। तो सपोज करिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब मुझे क्या करना है? किसी भी एम्प्लॉय का डेटा मैनेज करना है। अब किसी भी एम्प्लॉय का डेटा मैनेज करने के मेरे पास कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि मैं एक रजिस्टर मेंटेन करूंगा और उस रजिस्टर में उस एम्प्लॉय की डिटेल को लिख दूंगा कि इसका नाम ये है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है, सैलरी ये है, डिपार्टमेंट ये है, और जो भी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारे मैंने रजिस्टर में नोट कर लिया। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लीजिए 10,000 एम्प्लॉयज आते हैं, अगर एमएनसी लेवल कंपनी होगी तो 10,000 होंगे बिल्कुल, है ना। तो अब 10,000 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर में मेंटेन करना टिपिकली पॉसिबल हो जाएगा। जिस समय एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उस समय चलो उसकी एंट्री रजिस्टर पे करा लेंगे। अगर कंपनी के जो भी मैनेजर लेवल के लोग हैं या कंपनी का जो ओनर है, वो ये देखना चाहिए कि मैं कितने लोगों को 1 लाख से ज्यादा सैलरी दे रहा हूँ। अब रजिस्टर के पन्ने घुमाकर इस बात को ढूंढना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और रजिस्टर पे डेटा कब तक लिखा रहेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो वो पेपर वाला जो सॉल्यूशन है वो हमारा शायद यूज नहीं हो पाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है। और सोचो आपने बोला कि एमएनसी है तो अलग अलग कंट्री में होगी, तो कितने रजिस्टर मेंटेन करोगे? कंपनी का मालिक कहाँ के इनसे बात करके फोन करके पूछेगा कि अपने रजिस्टर में ढूंढो 1 लाख से ज्यादा के एम्प्लॉय कितने हैं? ये तो रिजल्ट आने में 4-5 दिन लग जाएंगे फिर तो। ये तो टेंड्स टू इम्पॉसिबल एक प्रोसेस हो गया। तो अब दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है? दूसरा सोल्यूशन ये होता है कि एक्सेल फाइल मेंटेन कर लो। भाई एक्सेल फाइल के अंदर डेटा आप स्टोर कर सकते हो। तीसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है? फ्लैट फाइल, सिंपल नोटपैड की फाइल बना लो, उसमें डेटा स्टोर कर लो। तो अगर मैं नोटपैड की फाइल में डेटा स्टोर करता हूँ तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि डेटा को सर्च करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो आप अगर इस डेटा को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज का डेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो सकता है? जितने भी एम्प्लॉयज हैं, माना अपने 10,000 है, सबका नेम स्टोर करना है। ऐसा तो नहीं है कि किसी का नाम स्टोर नहीं करना, हमने कहा नहीं सभी का नाम चाहिए, सबकी सैलरी चाहिए, सबका डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, सबका डिपार्टमेंट चाहिए, सबका आधार पैन चाहिए, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन 10,000 एम्प्लॉयज की स्टोर करनी है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अवेलेबल हो गया मेरे पास।
अब जब आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया, जो मेरा डेटा है उसी तरह से आपका डेटा है, सिर्फ वैल्यू अलग है। मेरा नाम आदित्य है, आपका नाम सोनू हो सकता है, मेरी एज 40 है, आपकी एज 20 हो सकती है, लेकिन फॉर्मेट तो एक ही है डेटा को स्टोर करने का, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें, तो जब भी मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बहुत सारे लोगों का डेटा स्टोर करना हो, तो टेक्स्ट फाइल एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। टेक्स्ट फाइल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए अच्छा सोल्यूशन हो सकती है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसमें कहीं पर कोई फॉर्मेट वाली बात नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड डेटा का कॉन्सेप्ट आया। स्ट्रक्चर्ड डेटा, रो कॉलम का डेटा जो एक फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं, जिसमें हम रो कॉलम की बात कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ पिक्चर बनाकर देखना चाहें तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास जो फॉर्मेट है वो हम कॉलम्स को डिफाइन करके बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कॉलम का नाम दे देते हैं कि भाई एम्प्लॉय का नेम आ गया, यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी आ जाएगी, यहाँ पर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय की एज आ जाएगी एंड अदर स्टफ ऑल्सो, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय है, इसका डेटा आपने स्टोर करना है। तो अब इसका नाम जो भी है आपने लिख दिया, लेट अस सपोज सोनू। इसकी सैलरी लाइक 20,000 कर दी मैंने। इसका डिपार्टमेंट मान लीजिए HR डिपार्टमेंट कर दिया। एज मान लो 27 कर दी। तो इस तरह से एक एम्प्लॉय का डेटा आपके पास आ गया। तो दूसरे एम्प्लॉय का डेटा जब आएगा तो इस तरह से लिख सकते हैं, सेम फॉर्मेट में चाहिए। दूसरे एम्प्लॉय का नाम मोनू है, उसकी सैलरी है मान लो 25,000, वो मान लीजिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है और एज है मान लो 30। तो इस तरह से 10,000 एम्प्लॉइज का डेटा आप आसानी से स्टोर कर सकते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब इनको बोलते हैं कॉलम्स, इनको बोलते हैं हम कॉलम या फील्ड्स। फील्ड्स हैं ये हमारे कॉलम्स हैं। और जो हॉरिजॉन्टल आपका डेटा आ रहा है, दिस वन, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर रो या रिकॉर्ड। तो ये फर्स्ट रो हो गई या फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया। तो इस तरह से ये सेकंड रो हो गई या सेकंड रिकॉर्ड हो गया। इसको टपल भी कुछ लोग कह देते हैं। तो रो, रिकॉर्ड, टपल, हॉरिजॉन्टल जो डेटा आपका स्टोर होता है उसको कहते हैं। और जो वर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम बोलें तो इसको हम कॉलम या फील्ड कहते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज का डेटा एक फॉर्मेट में स्टोर्ड है, और वो फॉर्मेट में एम्प्लॉय का नेम है मेरे पास, एम्प्लॉय की सैलरी है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय का एज है, और इसी फॉर्मेट में मैंने हजारों एम्प्लॉय का डेटा स्टोर किया हुआ है। एक एम्प्लॉय इस फॉर्मेट में एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉय दूसरी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं टेबल। तो हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास एक टेबल है, और उस टेबल के अंदर हमने क्या बनाए है, रो कॉलम्स अपने बनाए हुए हैं। जैसे ही नया एम्प्लॉय आएगा एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाएगा, उस रो को डिलीट कर देंगे। किसी की सैलरी बढ़ रही है तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जाके सैलरी बढ़ाकर आ जाएंगे, है ना। किसी का डिपार्टमेंट बदलना है हमें, तो वो हम इजीली जाके बदल के आ सकते हैं। सबको दीपावली पे बोनस देना है 10% का, तो सबकी सैलरी 10% बढ़ाकर आ जाएंगे। ये सारे काम अगर आप करना चाहते हैं टेक्स्ट फाइल के साथ, तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं आता। और मान लीजिए आप बना भी लेते हैं, सम सॉर्ट ऑफ आपने बना भी लिया,
तो अभी बाद में जो मैंने बोला वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता। मान लो किसी भी तरह से आपने कुछ ऐसा सोचो, मान लीजिए किसी ने जिद करके कि नहीं मैं तो बनाऊंगा, बना लिया कि देखो ये मेरा एम्प्लॉय का नेम है और कॉमा ये एम्प्लॉय की सैलरी है, कॉमा ये एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है, ये एज है, बताओ कौन है, हमने कहा ये सोनू है, और ये उसकी सैलरी हो गई, ये उसका डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे करके, और ये आपका एज हो गई। तो कुछ लोग कर सकते हैं ऐसा कि देखो सर ये कॉलम हो गए मेरे, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई, ये चौथी रो हो गई, ऐसे करके डॉट 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 डॉट। तो माइट भी आप दिखा पा रहे हैं, माइट भी, है ना, लेकिन अब जो मैंने बाद में बोला वो करके दिखाओ। अगर मैं ऐसे स्टोर ना करके ऐसे स्टोर कर दूं एक टेक्स्ट फाइल में, और मैं आपसे कहूं कि भाई ये सोनू है, ये मोनू है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ठीक है, सब अलग अलग हैं, किसी एक की सैलरी बदल के दिखाओ, नहीं बदलेगी, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में आप एक एक करेक्टर पे काम करते हैं। करेक्टर नंबर 1, करेक्टर नंबर 2, करेक्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो आप क्या पता कहाँ पर आपकी सैलरी होगी जो आप बदलना चाहते हो। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कर पाना। और आपने कहा कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबकी सैलरी 10% बढ़ा दो, असंभव, हो ही नहीं सकता इस फाइल में। और क्या नहीं हो सकता, मान लो मैं यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर दूं अभी, एम्प्लॉय आईडी, गलती से गलती हो गई, तो इस गलती को कौन संभालेगा, कोई नहीं संभाल सकता। कभी भी एम्प्लॉय आईडी दो लोगों की सेम नहीं हो सकती। टेक्स्ट फाइल है, उसका मतलब ही नहीं है एम्प्लॉय आईडी किसे कहते हैं, सब एबीसीडी है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से टेक्स्ट फाइल तो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हमारा क्या है, टेबल। टेबल के अंदर रो कॉलम बनाएंगे, और रो कॉलम के अंदर हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये टेबल जो आपकी बनेगी, ये बनेगी कहाँ, हमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके अंदर टेबल बनती है। अब टेबल कहीं तो बनाओगे, कहाँ बनाओगे टेबल, तो हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की नीड है जिसके अंदर टेबल बनाई जा सकती हो, ठीक है। तो वहां पर ऑप्शन हमारे पास कई सारे अवेलेबल होते हैं। उनमें से एक ऑप्शन अवेलेबल होता है हमारे पास, क्या, डेटाबेस पैकेज। डेटाबेस पैकेज जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर आप टेबल्स बना सकते हैं, जितनी चाहे उतनी टेबल्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब डेटाबेस पैकेज पहले हमें डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना होगा। उसके अंदर हम इस तरह की जितनी चाहे उतनी टेबल्स बनाकर अपनी आ सकते हैं। और जो डेटाबेस पैकेज है हमारे, उनमें एक का नाम है माई एसक्यूएल। तो इस तरह से और भी वेंडर्स हैं, वेंडर मतलब और भी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने माई सिक्वल जैसे डेटाबेस पैकेजेस बनाए हुए हैं, जिनका यूज करके भी आप टेबल्स वगैरह बना सकते हैं। अब आप किसका यूज करते हैं, ये मैटर ऑफ चॉइस हो गया। आप सैमसंग मोबाइल यूज करेंगे स्मार्टफोन के लिए, वन प्लस यूज करेंगे, एमआई करेंगे, मैटर ऑफ चॉइस हो गया। जितना डालोगे उतना मिलेगा सब में, 2-4 हजार ऊपर नीचे बस, है ना। बाकी तो एक्सपीरियंस है, आपने दो लोगों से पूछा, एक ने कह दिया ये अच्छा है, दूसरे ने कह दिया वो अच्छा है, वो अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, सही गलत नहीं बता रहे हैं। दुनिया में कभी कोई इंसान सही गलत नहीं बताता, जब भी आप उससे कुछ पूछोगे वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा वो। अब वो आपको देखना है कि वो आपके लिए सही है या आपके लिए वो गलत, ठीक है। तो अगर आप किसी से पूछेंगे कि माई सिक्वल डेटाबेस पैकेज अच्छा है या ओरेकल अच्छा है, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा। डिपेंड करेगा आप जहाँ जॉब करने जा रहे हो वहां पर किस डेटाबेस पैकेज पे काम होता है, जिस पे होता है वो सीखोगे, ठीक है। चलो, तो अब डेटाबेस पैकेज में एक आ गया माई एसक्यूएल, तो 2-3 नाम और बता दो कोई। एक बताया मैंने यहाँ पर, और एक कल, एक होता है हमारा एसक्यूएल सर्वर, एक होता है DB2। ये चार बड़ा फेमस है, माई एसक्यूएल, ओरेकल, SQL सर्वर, DB2। ये चार डेटाबेस पैकेजेस
पॉपुलर डेटाबेस पैकेजेस हैं जो मोस्ट ऑफ द हमारी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। अब यहाँ पर किसी के मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर आपने एक्सेल फाइल यूज क्यों नहीं करी, आप डेटाबेस पैकेज क्यों लेकर आ गए, सीधा टेक्स्ट फाइल के बाद डेटाबेस पैकेज लेकर आ गए, बीच में एक्सेल फाइल का स्टॉपेज भी तो हो सकता था, आप इस डेटा को एक्सेल शीट में भी तो स्टोर कर सकते थे, वहां क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्सेल फाइल पे अगर आपने कभी कोई काम किया हो या खुद से कभी आंखों से एक्सेल फाइल देखी हो तो ध्यान से देखिएगा, एक्सेल फाइल में कभी भी यूजर डिफाइन कॉलम नहीं होते। क्या जरूरी है एक्सेल फाइल में जो पहला रो होगा वो कॉलम का नेम ही होगा? मेरा मन में नहीं देता। ये तो हम बना देते हैं और उसको बोल्ड कर देते हैं और उसको फिल्टर लगा देते हैं ताकि देखने वाले को आसानी हो जाए। बट बाय डिफॉल्ट एक्सेल शीट के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी तो नहीं है ना कि सबसे पहली रो जो आएगी वो कॉलम का हेडर होगी। वहां कॉलम हेडर का होना और ना होना आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। डेटाबेस के टेबल में आपकी मर्जी नहीं चलती है, आपको कॉलम हेडर बनाने ही होंगे। बिना कॉलम हेडर के आगे की रोज नहीं आ सकती हैं, जबकि एक्सेल शीट में ऐसा हो सकता है। ठीक है। दूसरा, एक्सेल शीट स्टैटिक डेटा को मैनेज करने के लिए ठीक होती है, किसी एप्लीकेशन के साथ एक्सेल शीट का यूज नहीं होता। किसी एप्लीकेशन के साथ का मतलब क्या है? आप बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक में आपकी डिटेल रखी होगी। अब उस बैंक में क्या आपके जैसे और कस्टमर नहीं होंगे? अब ध्यान से देखो, बैंक अपने जितने कस्टमर्स हैं सबकी इंफॉर्मेशन एक ही फॉर्मेट में रखेगा? ऐसा तो है नहीं कि आपका अकाउंट नंबर स्टोर करेगा तो मेरा नहीं करेगा। फॉर्मेट सबका सेम ही रखना है उसे। तो वो एक्सेल पे जा सकता है या वो जा सकता है टेबल पे। कहाँ गया होगा वो? टेबल के पास। क्यों? क्योंकि वहां पर मैनुअली हम टेबल को एक्सेस नहीं करते हैं। किससे एक्सेस करते हैं? किसी एप्लीकेशन से, मोबाइल ऐप के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू हम ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। तो अगर मैं अपने डेटा को स्टोर करने के बाद उसे डायनेमिकली चेंज करना चाहता हूँ, डायनेमिकली उस पर कुछ ऑपरेशन करना चाहता हूँ, डायनेमिकली मतलब यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, तो वहां पर एक्सेल फाइल का यूज नहीं होता है। एक्सेल फाइल का यूज कहाँ होता है? जहाँ पर स्टैटिकली डेटा को मैनेज करना हो। स्टैटिकली मैनेज करना हो का मतलब है कि आप किसी कंपनी में गए, वहां फ्रंट ऑफिस पर कोई बंदा बैठा हुआ है और आपने कहा जी मुझे उनसे मिलना है, तो वो क्या करेगा? पहले आपसे आपकी डिटेल लेगा। हो सकता है वो एक्सेल फाइल में स्टोर कर रहा। अब उस एक्सेल फाइल का यूज कहीं नहीं है, जिसको भी करना है मैनुअली उस एक्सेल फाइल का यूज करना होगा। आप मॉल में जाते हो, आपके पीछे लोग आ जाते हैं, कार्ड बनवा लो, ये ऑफर ले लो, आप मना कर दोगे, बोलेंगे अच्छा अपना नाम बता दो, मोबाइल नंबर बता दो। वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। शाम हुई, शाम को घर जाकर बंदा क्या करता होगा? टेबल में रखता होगा आपका डेटा? नहीं, कहाँ रखेगा? एक्सेल फाइल। तो इस तरह से स्टैटिकली डेटा को मैनेज करने के लिए एक्सेल फाइल एक सही सॉल्यूशन हो सकता है। बट अगर एक एप्लीकेशन के साथ आप इंटीग्रेट करना चाहते हो फिर डेटा के लिए, तो वो एक्सेल फाइल सही सॉल्यूशन नहीं है। फिर वहां पर सही सॉल्यूशन क्या होता है? हमारा टेबल। और भी डिफरेंसेस हैं एक्सेल में। जो डेटा का साइज है वो बहुत लिमिटेड है। डेटाबेस में आप अपने डेटा का साइज बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है। एक्सेल फाइल में डिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट अभी आया है ना, गूगल शीट के थ्रू, लेकिन उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है। बट डेटाबेस में डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत पहले चलता आ रहा है। बहरहाल, तो जब आप एक्सेल पढ़ेंगे, जिनका कोर्स होगा पढ़ेंगे भी, वहां पर और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैंने आपको दो तीन डिफरेंस टेक्निकल बताए जो कि काफी सही है। पहला डिफरेंस बताया, एक्सेल फाइल में कॉलम हेडर होना मैंडेटरी नहीं होते। ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि हमारा एक्सेल फाइल स्टैटिकली डेटा को मैनेज करना है, डायरेक्ट यूजर इन्वॉल्व रहता है, तो वो ठीक है। अगर यूजर की जगह कोई सॉफ्टवेयर से डेटा मैनेज होगा, मैंने बटन पे क्लिक करा और पीछे डेटा बदल जाए, जब आप एटीएम से पैसा निकालोगे तो बैंक में आपका जो डेटा रखा वो बदलेगा। अब आप थोड़ी बदल रहे हो, एक्सेल में जाके एंट्री थोड़ी करोगे जाके वहां पर, भूल गए तो करना। तो ये तो अपने आप डायनेमिक होना चाहिए। तो वहां पर पीछे क्या लगा होगा? फिर हमारा डेटाबेस पैकेज होगा। फाइन। अब आगे चलते हैं।
तो इन चारों में कौन सा यूज करना है, मैटर ऑफ चॉइस, या आप जहाँ जॉब करने जा रहे हो वहां पर कौन सा यूज होता है, आप उस समय सीख सकते हो। तो सर मान लीजिए आपने हमें माई एसक्यूएल सिखा दिया और हमारी जॉब जहाँ लगी वहाँ ओरेकल यूज होता है, तो हम तो बेकार हो गए, हमारे सारे पैसे खराब चले गए सीखने के। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसा तो फिर मैं ऐसे कह दूं तो कि चलो मैं आपको ओरेकल सिखा देता हूँ और जहाँ आप जॉब करने के बाद माई सिक्वल यूज होने लगा तो आप ये सोचोगे चलो चारों सीख लेते हैं, और कल को एक और आ गया तो रोक लोगे आने से? 2025 में एक नया डेटाबेस आ गया तो रोक थोड़ी लोगे आने से? तो ये थोड़ी कहोगे यार मुझे पढ़ा बेकार हो गया। समझ पा रहे हो क्या मैं सेंस लगा रहा हूँ? जितने भी स्मार्टफोन आएंगे पहला स्मार्टफोन चलाने में आपको एफर्ट लगेंगे, सीखने में टाइम लगेगा, उसके बाद कोई सा ले आओ चला ही लेंगे। पहली बार लोगों से पूछ पूछ के चलाएंगे, समय लेकर हम सीखेंगे। अब दूसरा कोई सी कंपनी का आ जाए पूछने की जरूरत भी नहीं, अपने आप ही कर करके देख लेंगे, क्योंकि हमें एक बेस पता है, कॉन्टेक्स्ट पता होगा। सेम यहाँ पर है, कोई भी डेटाबेस पैकेज कोई एक आपको आना चाहिए, एक आ गया बाकी सब आप अपने आप भी कर लेते हैं, कहीं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। ठीक है, तो सर माई सीक्वल ही क्यों पढ़ा रहे हो सर? क्योंकि ये ओपन सोर्स फ्री में अवेलेबल होता है ना, बाकी सब पेड है, बाकी का फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। ये ओपन सोर्स हमारा होता है। और लो बजट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज होता है। लो बजट का सॉफ्टवेयर मतलब, मान लीजिए मैंने कोई शॉपिंग वाला है, या कोई मान लीजिए छोटा मोटा रेस्टोरेंट चला रहा है, वो अपना बिलिंग का सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है, वो अपने जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनका डेटा मैनेज करना चाह रहा है, तो वो मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनाकर डेटा को मैनेज करता है। तो अगर वो माई एसक्यूएल यूज करता है तो माई एसक्यूएल उसे फ्री मिलेगा, और अगर वो ओरेकल यूज करेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक तो मैं सॉफ्टवेयर बनाने की कॉस्ट लूंगा उससे, और साथ में ओरेकल लगवाएगा वो, तो ओरेकल की कॉस्ट भी लूंगा उससे। समझ में आ रहा है? तो लो बजट की जो एप्लीकेशन होती है हमारी, है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न नहीं है हमारा, सिर्फ डेटा को हम मैनेज करना चाहते थे किसी एप्लीकेशन के थ्रू इजीली, तो वहाँ पर हम माई एसक्यूएल को फर्स्ट चॉइस पे रखते हैं। तो जब आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करने जाते हैं सर्वर पे, तो वहाँ पर माई एसक्यूएल फ्री मिलता है, और अगर आप किसी और डेटाबेस के साथ जाएंगे तो पैसे लगेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं जनरली माई सिक्वल का यूज़ कर लेता हूँ फिलहाल। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो माई सिक्वल हमारा डेटाबेस है, ये डेटाबेस 1995 में इसका पहला वर्जन आया था। फर्स्ट वर्जन इसका 1995 में आया था। एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अब नहीं रही, माई सिक्वल एबी, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस डेटाबेस पैकेज को बनाया था। ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन का तो एक नाम होगा, उसके रिसोर्सेज यूज हुए होंगे, कोई इंसान रहा होगा, वो लीड कर रहा होगा, और उसके पास एक पूरी टीम होगी, उस टीम ने मिलकर इस माई सिक्वल को बनाया होगा किसी कंपनी के अंदर रहते हुए, है ना। अब जैसे आप बोलो कि गूगल ने ब्राउजर बनाया क्रोम, तो गूगल तो एक कंपनी का नाम है। अब गूगल के अंदर कोई एक टीम रही होगी, जिस टीम का कोई लीड होगा, उसके अंदर लोगों ने काम करते हुए गूगल क्रोम को बनाया होगा। ये तो होता है। तो ज्यादा बार हम लोग कंपनी का नाम जानते हैं कि उस कंपनी ने ये बनाया, है ना। चलो, तो माई सिक्वल ये भी कंपनी के अंदर किसी इंसान ने इसको बनाया था। जिस इंसान ने बनाया था उनका नाम मिकेल समथिंग था कुछ, है ना। आगे पता नहीं क्या था, जो भी था। इनकी एक डॉटर थी, और उस डॉटर का नाम था माई। तो इन्होंने अपनी डॉटर के नाम पर डेटाबेस पैकेज का नाम क्या रख दिया? माई। ठीक है, अब आगे एसक्यूएल क्यों रखा है इसका नाम, अभी सुनेंगे कहानी आगे। तो इसके नाम में माई क्यों आता है? जिस इंसान ने इस डेटाबेस पैकेज को बनाया था उसकी डॉटर का नाम माई था। अब बोलोगे बड़ा अजीब सा नाम है, अरे तो इंडियन नहीं होगा ना वो, जो इंडियन होंगे उनको तो अजीब लग रहा है, माई कैसा नाम है।
तो ऐसे तो ये अजीब नाम नहीं लग रहा आपको, है ना? कोई सोनू मोनू होता तो आसान लगता है आपको। बाद में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो गई एक दूसरी कंपनी में, जिसका नाम था, वो भी था हो गई, सन माइक्रो सिस्टम। ये कंपनी बहुत पॉपुलर हुई थी, क्योंकि यही वो कंपनी है जिसने दुनिया को जावा दी थी। जावा लैंग्वेज इसी कंपनी के अंदर बनाई गई थी, और जिस बंदे ने बनाई थी उनका नाम है जेम्स गॉसलिंग। उन्होंने जावा लैंग्वेज को बनाया था। बहरहाल, सन माइक्रो सिस्टम के पास माई सिक्वल आ गया। अगर किसी को पहली बार माई सिक्वल डाउनलोड करना होता होगा तो इस कंपनी की वेबसाइट पे जाके करता होगा। बाद में ये मर्ज हो गई इस कंपनी में। उसके बाद ये कंपनी भी मर्ज हो गई दूसरी कंपनी में, तीसरी में हो गई, जिसका नाम है ओरेकल कॉरपोरेशन। तो आज की डेट में माई सिक्वल की देख रेख कौन सी कंपनी कर रही है? ओरेकल कंपनी कर रही है, ओरेकल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो आज माई सिक्वल ओरेकल के ऊपर हमारा डिपेंड है। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए ये हमारा माई सिक्वल हो गया। तो जनरली डेटाबेस पैकेज को ना इस तरह के सिंबल से दिखाते हैं, ऐसे करके। जैसे किसी भी मोबाइल ऐप में एक आइकन ये होता है, उस आइकन को देखकर शायद आप पहचान जाओगे कि किस पर्पस के लिए होता होगा। किस पर्पस का आइकन होता है जनरली? ये सेटिंग का। सेटिंग का आइकन किसी भी स्मार्टफोन में ऐसे ही आता है जनरली। उसी तरह से एक सिंबल बनाया गया ये वाला। ऐसा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी डेटाबेस पैकेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो। तो अब ये जो डेटाबेस बनाया गया, ये बनाया गया माई सिक्वल वाला। अब समस्या है कि इसके अंदर टेबल बनेगी, टेबल के अंदर रो आएंगी, उसके अंदर रो अपडेट होंगी, डिलीट होंगी। तो ये सारा होगा कैसे? ये सब होगा कैसे? क्योंकि अगर एक इंसान डायरेक्ट बैठा है, चलो वो कर लेगा एक्सेल फाइल की तरह, जैसे एक्सेल फाइल करते हैं। लेकिन सर बात इंसानों की नहीं हो रही ना, बात तो इसकी हो रही है कि कोई एप्लीकेशन होगी, मोबाइल एप्लीकेशन होगी। वो मोबाइल एप्लीकेशन यूजर चला रहा होगा, मान लो पेटीएम। अब पेटीएम से हमने किसी को पेमेंट करना है, आपने तो बटन पे क्लिक करा और हो गया। अब वो मोबाइल एप्लीकेशन अपने अंदर से कैसे डेटाबेस में चेंज करके आए? कोई यूजर होता तो मैनुअली जाकर टाइप करके आ जाएगा, चेंज करके आ जाएगा। तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम रखा गया क्वेरी लैंग्वेज, क्यूएल। एक कॉन्सेप्ट लाया गया क्यूएल, इसको बोलते हैं क्वेरी लैंग्वेज। इस क्यूएल के अंदर कुछ कमांड्स रखी गई। जैसे आज से 20 साल पहले जब हम लोग कंप्यूटर चलाया करते थे, माइट भी आप में से भी काफी लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा होगा। तो अगर हमें कोई फोल्डर वोल्डर बनाना होता था, तो आज की तरह नहीं कि राइट क्लिक करा और बन गया फोल्डर। यही होता था, ब्लैक एंड वाइट। जो भी करना है उसकी कमांड आती है, कमांड याद करो, रटो, और उसका प्रॉपर सिंटैक्स लिखो। जैसे मुझे डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाना है, तो मैं लिखूंगा MKDIR और फोल्डर का नाम मान लीजिए टेस्ट। तो आप जब ऐसे लिखते हैं तब जाके आपका फोल्डर बनता है डेस्कटॉप पे। हाँ, ये बन गया। और किसी आज वाले से क्या तो बोलेगा सर याद करना पड़ेगा। हमने कहा 20 साल पहले तो ऐसे ही होता था, याद ही करना पड़ता था। फोल्डर के अंदर जाना, फोल्डर कॉपी करना, फोल्डर पेस्ट करना। पता है पिक्चर में फोल्डर की दिखती नहीं थी, सब हवा में होता था। ब्रेन के अंदर होता था हाँ फोल्डर बन गया होगा, डेटा आ गया होगा उसके अंदर, दिखता थोड़ा ना था कुछ। ये तो अभी देखना शुरू हुआ है 20 साल के बाद। अगर हम शुरू में देखें तो ये कमांड प्रॉम्प्ट जिसको आज आप कहते हैं, इसी को हम डॉस के नाम से जानते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो अभी आए हैं, अर्ली 90s में, 91 92 के आसपास आए हैं। ठीक है, उससे पहले तो कंप्यूटर कलरफुल होते ही नहीं थे। उससे पहले के कंप्यूटर ब्लैक एंड वाइट ही होते थे। और जो भी काम करना है, हर काम को करने की कमांड। अब मान लो मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है, क्या लिखोगे? RMDIR।
कॉपी कॉपी कमांड होगी, है ना। तो इस तरह से आपको कोई भी ऑपरेशन कंप्यूटर में करना है तो उसकी कमांड होती थी, और उस कमांड को प्रॉपर सिंटैक्स के साथ आपको लिखना होता था। आज भी अगर ये दौर होता तो हर कोई कंप्यूटर नहीं चला पाता। कैसे चला पाएगा कोई कंप्यूटर को? फिर तो सबको एक कोर्स करना पड़ेगा। इसका चलो दो चार कमांड मुझे याद नहीं है अब, ऐसी तो बहुत सारी होंगी, तो सीखनी पड़ेंगी, सबका प्रॉपर सिंटैक्स सीखना पड़ेगा। तो इनिशियली जब ये आपका डेटाबेस के साथ बात करने की चल रहा है कि डेटाबेस में रो कैसे आएगी, टेबल कैसे बनेगी, अपडेट कैसे होगी, तो क्या कॉन्सेप्ट लाया गया? क्वेरी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को लाया गया। क्वेरी लैंग्वेज का मतलब है सेट ऑफ कमांड। तो इसके अंदर क्या रखेंगे? हमारी सेट ऑफ कमांड रखी गई, क्योंकि 1995 में 90 में यही होता था, सेट ऑफ कमांड रखी गई, और इन कमांड्स को आपको रटना होगा। और उन कमांड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? अपने माई सिक्वल डेटाबेस में जो जो ऑपरेशन करना है वो आप अपना कर सकते हैं। और इन कमांड्स को फिर कहाँ लिखोगे? अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर, या जो भी सॉफ्टवेयर आपके डेटाबेस को मैनेज करेगा उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये कमांड लिखकर अपनी आनी होगी। ठीक है, तो इस तरह सेट ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट आया। अब कल को अगर दूसरा डेटाबेस आ गया, दूसरा डेटाबेस पैकेज में लेकर आ गया, मान लीजिए ऑरेकल। ऑरेकल क्या कह रहा है कि मेरी अपनी क्यूएल है, मेरी अपनी क्यूएल है, मतलब प्रोग्रामर फंस गया। अभी इसने ऐसो रटा था, अब ये कमांड ऑरेकल के साथ नहीं चल रही है। अब ऑरेकल वाला कह रहा है मेरी अपनी है, मेरी रटो अब। तो ऐसे तो जो प्रोग्रामर होगा बहुत परेशान हो जाएगा। जैसे ही डेटाबेस पैकेज बदलेगा वो अपनी क्यूएल लेकर आएगा, अब यहाँ पर प्रोग्रामर को उसकी क्यूएल अब याद रखनी पड़ेगी। तो एक स्टैंडर्ड की नीड हो रही है कि अगर आप किसी भी डेटाबेस पैकेज से बात करना चाहते हैं, बात का मतलब डेटाबेस पैकेज पर ऑपरेशन करना चाहते हैं, इंसर्ट डिलीट अपडेट सेलेक्ट, तो हर कोई अपनी अपनी क्वेरी लैंग्वेज ना दे हमारे लिए, कोई एक कॉमन क्वेरी लैंग्वेज बना दो जो सब पे चले। ऐसी कमांड बना दो वो इस पे भी चले, उस पे भी चले, सब पे चले। तो ऐसा करा गया। और फिर क्या हुआ? हमारा एक कॉन्सेप्ट लाया गया, और उस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया हमारा एस क्यू यू सिक्वल। सिक्वल नाम से एक क्वेरी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब सिक्वल के अंदर भी क्या है हमारा? सेट ऑफ कमांड, सेट ऑफ कमांड। और ये जो सिक्वल का कॉन्सेप्ट लाया गया, ये हर किसी के साथ काम करता है। जितने भी डेटाबेस पैकेज हैं सबके साथ जो सिक्वल के अंदर कमांड्स बताई जाएंगी वो सब पे चलेंगी। तो अब प्रोग्रामर क्या करता है? प्रोग्रामर सिक्वल को सीखता है। ये सिक्वल किसी भी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारा यूज होती है। ठीक है, लेटर ऑन सिक्वल को रीनेम किया गया, और इसके अंदर से जितने भी बॉबल्स हैं वो ड्रॉप कर दिए गए। सिक्वल में अगर हम बॉबल को हटा दें तो कौन कौन चला जाएगा? एक, दो, तीन। कौन कौन से लेटर बचेंगे फिर? एस क्यू एल। तो इसी को आज हम अपने नाम से जानते हैं, जो हमारा कोर्स के अंदर होता है या कहीं भी हम सुनते हैं, वो हमारा एस क्यू एल। तो बहुत से लोग आज भी इसे प्रोनाउंस क्या करते हैं? सिक्वल ही प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन कहाँ से आया था? इसका जो सबसे पहला नाम था वो सिक्वल ही था। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। फुल फॉर्म क्या थी इसकी? स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। तो वहां से उन्होंने क्या करा? सारे बबल्स हटा के इसको छोटा नाम दे दिया, थोड़ा नाम बड़ा लग रहा था, तो बाद में रह गया एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसलिए बहुत से लोग आज भी इसको सीक्वल प्रोनाउंस कर देते हैं। तो अब अगर कोई आपसे पूछता है एसक्यूएल क्या है,
तो क्या आप ऐसा बोलेंगे एसक्यूएल इज ए डेटाबेस पैकेज, एसक्यूएल स्टोर्स टेबल? गलत है। एसक्यूएल टेबल थोड़ी स्टोर करती है, एसक्यूएल तो सेट ऑफ कमांड्स का नाम है, एसक्यूएल तो क्वेरी लैंग्वेज का नाम है, जो किसी भी डेटाबेस में जाके डेटा को मैनेज करने वाला काम करती है। डेटाबेस चाहे ओरेकल का हो, चाहे माई सीक्वल का हो, चाहे आईबीएम का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, किसी का भी हो, किसी भी डेटाबेस के डेटा को मैनेज करने के लिए अब आपको एक ही चीज आनी चाहिए, वो क्या है आपका? तो जब किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो वो आपसे पर्टिकुलर डेटाबेस नहीं पूछता, वो आपसे क्या पूछता है? एसक्यूएल पूछता है। इसलिए आप लोगों को क्या आपको बोला जाता है कि हमारे कोर्स में एसक्यूएल है। डेटाबेस बदलेगा, एसक्यूएल नहीं बदलेगी। आज जो आप एसक्यूएल पढ़ के जाएंगे वही एसक्यूएल ओरेकल पे भी चलेगी, वही एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट पे भी चलेगी। 2025 में जो आपने कहा था एक नया डेटाबेस पैकेज आएगा, बिल्कुल आएगा, यही एसक्यूएल इस पे भी चलेगी। तो हमारा फोकस होना चाहिए एसक्यूएल सीखने पर रादर देन स्पेसिफिक डेटाबेस को सीखने पर। अगर आप स्पेसिफिक डेटाबेस सीखते हैं तो आप एडमिन वाला रोल सीख रहे हैं, डेटाबेस एडमिन। तो डेटाबेस एडमिन कौन होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो इंसान होता है जिसको स्पेसिफिक डेटाबेस के अंदर की नॉलेज होती है, उसके आर्किटेक्चर की नॉलेज होती है। और एक होता है एसक्यूएल डेवलपर। एसक्यूएल डेवलपर का काम क्या होता है? एसक्यूएल के अंदर जो कमांड बताई गई हैं उनको मैनेज करना, उनको कैसे लिखा जाता है, कैसे उनके थ्रू किसी भी डेटाबेस पर ऑपरेशन किया जा सकता है, वो जानने वाला इंसान क्या कहलाता है? एसक्यूएल डेवलपर कहलाता है। एज ए प्रोग्रामर हमारा रोल क्या होना चाहिए? एज एसक्यूएल डेवलपर हमें चीजें आनी चाहिए, एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हमें चीजें आने की जरूरत नहीं है, वो अलग लोग होते हैं, वो अलग कोर्स होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वाला। ठीक है, चलिए। तो अब एसक्यूएल क्या है ये समझ में आ गया। एसक्यूएल कुछ नहीं है, इट इज अ क्वेरी लैंग्वेज। दैट मैनेजेस डेटा। माई सिक्वल 1995 में जब आया था, उससे पहले ही एसक्यूएल का स्टैंडर्ड बन चुका था। तो जिस इंसान ने माई एसक्यूएल बनाया उसको ये नहीं सोचना था कि मैं अपनी क्वेरी लैंग्वेज बनाऊंगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माई एसक्यूएल के आने से पहले ही एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट आ चुका था मार्केट के अंदर। तो अब जिस इंसान ने डेटाबेस पैकेज माई एसक्यूएल बनाया उसका नाम माई एसक्यूएल क्यों रखा, ये पूरा होता है। जिस बंदे ने इसको बनाया उसकी डॉटर का नाम था माई, और उसको डेटाबेस पैकेज पे काम करने के लिए कौन सी क्वेरी लैंग्वेज यूज करनी है? एसक्यूएल। बन के क्या तैयार हो गया? माई एसक्यूएल। ठीक है। एसक्यूएल का जो स्टैंडर्ड है ये हमारा 1986 में बन चुका था। 1986 में ही एसक्यूएल का स्टैंडर्ड बन चुका था। तो 1986 के बाद जितने भी डेटाबेस पैकेज आए होंगे सबने एसक्यूएल को माना होगा। उससे पहले जो आए होंगे उनको जो लोग पढ़ते होंगे उनको बड़ी समस्या आती होगी, क्योंकि उससे पहले एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उससे पहले क्या था? सिंपली क्यूएल होती थी, और वो हर डेटाबेस की अपनी अपनी होती। ठीक है। तो जो भी डेटाबेस 1986 से पहले बने होंगे दो चार ही बने होंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं बने होंगे, क्योंकि इतना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता ही कहाँ था। 80s में आप चले गए, नहीं तो अब होना शुरू हो गया है जब से इंटरनेट आया है, स्मार्टफोन आए हैं, अब तो इसकी बहुत जरूरत हो रही है। तो 1986 में ये स्टैंडर्ड बन गया। और इस क्वेश्चन का आंसर अभी भी रह जाता है कि सर अगर एसक्यूएल में कुछ नया करना है तो कौन करेगा? डेटाबेस पैकेज अलग हो गया, एसक्यूएल अलग हो गया। जितने डेटाबेस पैकेज हैं वो एसक्यूएल को मानते हैं अपने ऑपरेशन को कराने के लिए। तो अगर एसक्यूएल में कोई नई क्वेरी ऐड करनी, कोई नई कमांड ऐड करनी है, कोई हटानी है, तो कौन करेगा? क्योंकि अगर कोई करेगा तो सबको माननी पड़ेगी सर। तो इस काम को करने के लिए एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया गया। उस थर्ड पार्टी की बात सब मानेंगे। वो थर्ड पार्टी का नाम क्या था हमारा?
ANSI, ठीक है। ANSI एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम स्टैंडर्ड देना ही होता है, जो स्टैंडर्ड देने वाला काम करती है, ठीक है। डेनिस रिची, नाम सुना कभी इनका? सी लैंग्वेज जिन्होंने बनाई थी उनका नाम था डेनिस रिची, अब तो एक्सपायर हो गए, 6-7 साल हो गए एक्सपायर हुए उन्हें। तो डेनिस रिची ने जब सी लैंग्वेज बनाई तो उनको यही लग रहा था कि जिस दिन मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, सी को कौन आगे बढ़ाएगा, सी को कौन आगे पालेगा फिर। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ANSI को चुना। उन्होंने अपनी सारी थ्योरी, सारे जो भी रिसर्च थे इस बारे में, सी के बारे में, वो सब किसको हैंड ओवर कर दिए, ANSI वालों को हैंड ओवर कर दिए। अगर किसी को आज सी के बारे में जानना है या उसमें कुछ नया करना है, तो ANSI वालों से जाके आप सी की सारी बातें लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह के स्टैंडर्ड देने वाला काम कौन कर रहा है, हमारा ANSI करती है, ठीक है। अब बाद में 1987 में एक और ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया गया, और अब ये दोनों कलेक्टिवली एसक्यूएल को मेंटेन करने वाला काम करती हैं, IS। तो 1987 में ISO, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसके नाम में स्टैंडर्ड आता है, ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आज एसक्यूएल में अगर कुछ नया होगा तो ये दोनों कलेक्टिवली उसको मैनेज करने वाला काम करेंगे। अब एसक्यूएल के जो कमांड्स हैं उनको कोई रन भी तो करेगा। मान लो एसक्यूएल के अंदर एक कमांड बनाएगी जिसका नाम है इंसर्ट, तो सिर्फ बना देने से नहीं होगा ना, उसका एग्जीक्यूशन भी तो होना चाहिए, उसका आउटपुट देखना चाहिए। तो जितनी भी एसक्यूएल की कमांड्स हैं उनको रन करने के लिए क्या बनाए गए, उनको रन करने के लिए बनाए गए एसक्यूएल इंजन। टर्म आता है एसक्यूएल इंजन। एसक्यूएल इंजन क्या है? एसक्यूएल इंजन वो कंपोनेंट होता है जो एसक्यूएल कमांड को रन करने वाला काम करता है। जैसे पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए पाइथन का इंटरप्रेटर चाहिए, सी के प्रोग्राम को रन करने के लिए सी का कंपाइलर चाहिए। अरे जो आप लिखोगे कोई तो चेक करके बताएगा सही लिख रहे हो गलत लिख रहे हो। कौन होगा वो जो चेक करेगा कि आपने जो लिखा है वो सही है, और चलो रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। तो वो कौन कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का नाम होता है एसक्यूएल इंजन। अब एसक्यूएल इंजन कौन बनाएगा? जो डेटाबेस पैकेज है वो। तो ऑरेकल अपना एसक्यूएल इंजन अपने साथ लेकर आता है, माई सीक्वल वाला अपना एसक्यूएल इंजन अपने साथ लेकर आता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटाबेस होगा वो अपना एसक्यूएल इंजन अपने साथ लेकर आता है। तो एसक्यूएल इंजन इज रेस्पॉन्सिबल टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड्स। It is responsible compile and execute SQL command. It is implemented by DB vendor. DB vendor मतलब वो कंपनी जो डेटाबेस बनाएगी उसी को एसक्यूएल इंजन बनाना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं माई सीक्वल की वेबसाइट पे और इसको डाउनलोड करना, इसको इंस्टॉल करना सीखते हैं। कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए, ब्राउजर चलाएंगे और यहाँ लिखेंगे डाउनलोड माई सीक्वल, और अगर आप फॉर विंडोज लिख देंगे तो और अच्छी बात है, सीधा सीधा वो लिंक भी आ जाएगा डाउनलोड करने का। तो ये पहले ही ऑप्शन आ गया
यूआरएल अगर आप देखें तो https://dev.mysql.com/download/installer पे क्लिक कर देंगे तो पहले लिंक आ जाएगा अगर आप ये सर्च करेंगे तो। और इसको डाउनलोड करने के लिए हमारे कंप्यूटर में पाइथन है नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो इंडिपेंडेंट एक सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ही है, आपका जो भी होगा सेलेक्ट कर लेना। और ये इसका काइंड ऑफ ट्रेलर है ना, जिसमें पूरी पिक्चर नहीं होगी, ये पूरी पिक्चर है, मतलब ये एक्चुअल सेटअप है हमारा, जो लगभग 450 MB का होगा। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है अपना अकाउंट बनाओ ओरेकल पे, क्योंकि आज ओरेकल इसको मेंटेन कर रहा है। लेकिन आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये बोलेगा नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। ठीक है, तो लिख कर भी आ रहा है कि भाई इसकी मेंटेनेंस ओरेकल वाला कर रहा है। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। अराउंड 500 MB का सेटअप है। तो इसका लेटेस्ट वर्जन जो अभी हमारा डाउनलोड हो रहा है वो 8.0.30 है। तो माई सिक्वल के वर्जन में माई सिक्वल 1 2 3 4 5 है ना, हर वर्जन की कई सारे माइनर वर्जन आए, जैसे 1.1 1.2 1.3 1.2.1 1.2.2 ऐसे करके। माई सिक्वल 5 के बाद माई सिक्वल 6 कभी नहीं आया, माई सिक्वल 7 कभी नहीं आया, सीधा माई सिक्वल 8 आया। तो माई सिक्वल 5.6 5.7 के बाद सीधा माई सिक्वल 8 आया। तो माई सिक्वल 6 और 7 नाम से कोई हमारा सॉफ्टवेयर का नाम नहीं होगा। ये मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हो गया। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो जब आप इसको इंस्टॉल करें तो कुछ बातें हैं जो मैं ध्यान रखनी होंगी। वो ये कि माई सिक्वल अपने आप में एक सॉफ्टवेयर ही है, भाई डाउनलोड हो गया तो सॉफ्टवेयर ही होगा, हार्डवेयर तो नहीं हो सकता ये। तो ये भी तो किसी लैंग्वेज में बनाया गया होगा, भाई कोई भी सेटअप भी तो सॉफ्टवेयर ही होता है, वो भी तो किसी लैंग्वेज में बनाया गया होगा। तो ये बनाया गया है C++ लैंग्वेज के अंदर। तो इसको जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके कंप्यूटर में C++ इंस्टॉल होनी चाहिए। पर ये बात तो बहुत से लोगों के में पूरी नहीं होगी, किसी को क्या पता सी क्या होती है, C++ क्या होती है हमारे, है ना। तो हमें C++ का सेटअप नहीं चाहिए होता, C++ की लाइब्रेरी चाहिए होते हैं, जो उनकी हेडर फाइल्स थी वो हमारे कंप्यूटर में होनी चाहिए, उनके कंपाइलर की जरूरत नहीं है हमारे लिए। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि पहला ऑप्शन है अलग से जाओ और C++ की जो हेडर फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड करके ले आओ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, जो कि पहला ऑप्शन बहुत टिपिकल है ना, बहुत टिपिकल है, जो पहली बार सीख रहा है वो शायद कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आसान है। आप जब इसे इंस्टॉल करना तो इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना अपना, जो जो रिक्वायर्ड फाइल्स होंगी इसके इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करने के लिए अपने आप ये इंटरनेट से डाउनलोड कर लेगा। ये आसान ऑप्शन है, इसमें कुछ सीखना ही नहीं है, बस इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखिए इंस्टॉलेशन के टाइम पर। ठीक है, डबल क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको आगे नेक्स्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले आप माई सिक्वल का एक बार कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे हम लोग टेबल तक पहुंचते हैं। देखिए, ये आपका माई सिक्वल पैकेज हो गया जो अभी आपने डाउनलोड करा और आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मैंने बीच में रोक दिया है कि मुझे कुछ समझाना है अभी। ये माई सिक्वल पैकेज जो अभी आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, माई सिक्वल के अंदर सीधे टेबल नहीं बनते हैं। माई सिक्वल के अंदर पहले क्या बनता है, पहले स्कीमा क्रिएट होता है। तो एक स्कीमा बनाएंगे पहले, ठीक है, इवन स्कीमा भी पहले नहीं बनेगा,
पहले क्या बनेगा, पहले कोई यूजर क्रिएट होगा। यूजर का मतलब क्या है, जब आप कंप्यूटर चलाते हो तब भी तो एक यूजर होता है, एडमिन यूजर, गेस्ट यूजर, टेस्ट यूजर। अरे फेसबुक पे कितने सारे यूजर है ना। तो यूजर का मतलब क्या है, इंडिविजुअल कोई भी एक हो सकता है जो अपने यूजर आईडी पासवर्ड का यूज करके अपनी चीजों को एक्सेस कर सकता है जो उसने बना कर रखी हुई है। उसी उसी एरिया में कोई दूसरा अपनी चीजें रखकर जाएगा तो अपना आईडी पासवर्ड लगा जाएगा, जब वो आएगा तो अपना चीज देख लेगा वो। यही तो होता है यूजर का मतलब, और क्या है। ठीक है। तो इस तरह से माई सीक्वल के अंदर पहले क्या क्रिएट होगा, पहले यूजर क्रिएट होंगे। तो माई सीक्वल को पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए एक यूजर होना चाहिए, उसका यूजर नेम होना चाहिए, उसका पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप माई एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं तो एक यूजर क्रिएट होता है, और उस यूजर का नाम बाय डिफॉल्ट होता है रूट यूजर। बाय डिफॉल्ट माई सीक्वल इंस्टॉलेशन टाइम पर एक यूजर बना दिया जाता है जिसका नाम रूट रखा जाता है। अब आप इसका नाम बदल भी सकते हैं, आप और भी यूजर बाद में बना सकते हैं, जितने चाहें उतने यूजर आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यूजर क्रिएट होगा। तो अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि माई सीक्वल के अंदर टेबल बनेगी, डायरेक्ट नहीं बनती है। माई सीक्वल के अंदर पहले यूजर क्रिएट हो। अब एक यूजर के अंदर मान लीजिए आपने दो टेबल बनाई, क्या वो सेम नेम की हो सकती हैं। मान लीजिए एक यूजर दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, दोनों प्रोजेक्ट में लॉगिन नाम की टेबल बनानी है, कैसे बनाओगे, जबकि दो अलग प्रोजेक्ट हैं वो, लेकिन एक ही यूजर अपने डेटाबेस पे उन पर बना रहा है। तो दोनों में अगर नीड आ जाए कि टेबल का नाम सेम रखना है तो कैसे रखोगे, रख ही नहीं पाओगे, एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका आया, स्कीमा, कि हर यूजर क्या बनाएगा, एक रिपोजिटरी बनाएगा। उस रिपोजिटरी को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा या डेटाबेस के नाम से भी जानते हैं। क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा स्कीमा या डेटाबेस। ठीक है। फिजिकली स्कीमा या डेटाबेस एक फोल्डर होगा। दैट मीन्स आप जब टेबल बनाएंगे, कंप्यूटर शट डाउन कर देंगे, तो कल को जब आएंगे टेबल तो मिलेंगी। इसका मतलब आपके कंप्यूटर में कहीं रखी हुई है, कहाँ रखी होंगी वो टेबल, तो टेबल किसी एक फाइल में स्टोर होगी। अब इस तरह से मैंने पांच टेबल बनाई है तो इंटरनली पांच फाइल बनी होंगी। वो पांच फाइल कहाँ रखी होंगी, किसी फोल्डर के अंदर। उसी फोल्डर को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, स्कीमा के नाम से जानते हैं। तो इंटरनली जो भी रूट यूजर टेबल्स बनाएगा वो किसी फोल्डर में सेव होंगे हमारे कंप्यूटर में। उस फोल्डर को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा या डेटाबेस के नाम से जानते हैं। तो बिहाइंड द सीन जो भी आप स्कीमा का नाम देंगे उस नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, कहाँ पर, जहां माई इंस्टॉल हो रहा होगा वहां बनेगी। मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो अब इस तरह से जितने चाहे उतने स्कीमा अपने बना सकते हैं या डेटाबेस बना सकते हैं। फिर इसके अंदर क्या बनती है, हमारी टेबल्स बनती है। टेबल्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे प्रोसीजर है, फंक्शन है, ट्रिगर है। ये सब क्या करते हैं, टेबल को सपोर्ट करते हैं ताकि टेबल पे ऑपरेशन और इफेक्टिवली हो पाए। जैसे पाइथन के अंदर फंक्शन होते हैं, उसी तरह से माई सीक्वल के अंदर भी क्या होते हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं। तो हम पहले यूजर बनाते हैं, यूजर के अंदर जितने चाहें उतने डेटाबेस बनाएं, और हर डेटाबेस के अंदर हम टेबल बना सकते हैं, प्रोसीजर बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, ट्रिगर बना सकते हैं। जितने भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम बना सकते हैं। तो वन वर्ड मैंने बोला, डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो जो भी चीज हम किसी स्कीमा के अंदर बना सकते हैं उसको हम बोलते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट। हमारा ज्यादा बार फोकस रहता है टेबल के ऊपर। एक स्कीमा के अंदर दो टेबल सेम नेम के नहीं हो सकते। अगर आपको सेम नेम के टेबल पर काम करना है तो दो अलग अलग स्कीमा बनाकर आप ऐसा कर सकते हैं।
अब जो इंस्टॉलेशन था उसको देखते हैं। तो यहाँ पर अब जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये दिखा रहा है कि जब ये आपका डेवलपर वाला वर्जन इंस्टॉल करना है या सिर्फ सर्वर इंस्टॉल करना है, सिर्फ क्लाइंट करना है, पूरा करना है, या आप बताओगे। तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो डेवलपर वाला पोर्शन है हमें उतना चाहिए, है ना, तो हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। ये कह रहा है कि देखो भाई आपके कंप्यूटर में ये एक कंपोनेंट है जो होना चाहिए, और ये कंपोनेंट अगर है दैट मीन्स आपके कंप्यूटर में C++ की हेडर फाइल्स हैं। तो ये चेक करेगा कि है कि नहीं है। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर हमें बताएगा। तो हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट करना है। सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली नेक्स्ट कर दो। यार भाई आपके में नहीं है, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमने कहा कर देते हैं, बट मेक श्योर अगर आप यस पे क्लिक कर रहे हो तो पीछे इंटरनेट होना चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़ेगी तो अपने आप डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, मैंने यस पे क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा भी इतने सारी चीजें हैं जो माई सिक्वल के डेवलपर वाले जो ऑप्शन थे उसके अंदर आपको मिलती हैं। एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पर आपका टाइम ले सकता है 10 मिनट से लेकर 40 मिनट तक। आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, आपका प्रोसेसर, आपकी रैम कितनी है ना, उस पर मैटर करेगा कि कितना टाइम यहाँ पर लगने वाला है, लेकिन ये टाइम लग सकता है। विकास राय, अनम्यूट कीजिए। ओके सर। बताइए। नहीं, आप जो क्लास शेयर करते हैं ना सर, हम्म। बेसिकली क्लासरूम की क्लास ड्राइव में आ जाती है, बट आपकी नहीं आती। कोई सेटिंग है क्या? देखो मेरी तरफ से जो हम्म। आपका क्लासरूम बना हुआ है उस हम्म। क्लासरूम में ही सारी रिकॉर्डिंग, सारे नोट्स शेयर करे जाते हैं, और इमीडिएटली आपके पास वो आ जाते होंगे, राइट सर। है ना। और आप जब उसे ओपन करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका वाला बैच, 9 9 और 9 नहीं। अब जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया था वो मैंने आपको शेयर करा यहाँ पर, तो आपके पास आपकी मेल पर ऐसा नोटिफिकेशन आ गया होगा। जी जी, आता है। अब जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पता डायरेक्ट प्ले हो जाएगी। ये पता एक्चुअली क्या सर ना, अगर क्लासरूम में जो ड्राइव होता है ना, डायरेक्ट सिंक होता है। तो अगर आप जैसे ड्राइव में भी जाएंगे तो वहाँ पे क्लासरूम का फोल्डर बनता है, उसके अंदर ऑटोमेटिक सारी फाइल्स वीडियो चली जाती है। ये मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट जितना भी अभी हम अभी करते हैं उसमें क्या है, जो भी मैंने क्लासरूम में शेयर किया है वो सारी जी चीज़ें हैं हम्म, आपके मेल पर नोटिफिकेशन आएगा, और वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। नोटिफिकेशन जी जी, अगर ये नहीं तो भी आता है तो जी मैनुअली जी आप यहाँ पर क्लासरूम में जाइए, और आपका जो भी मटेरियल आया है उस पर आप क्लिक करके देखेंगे, सारा आपको दिख जाएगा। जी, ये ड्राइव वाला जानता मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या होता है, कभी एक्सपीरियंस नहीं करा हूँ। हूँ। एक्चुअली क्या है ना सर, अब उसमें अगर फ्री है तो थ्री आइकन पे क्लिक करिएगा। किस पर करना बताओ। लेफ्ट लेफ्ट थ्री आइकन।
या फिर इसमें ड्राइव में जाइएगा, आपके ड्राइव में आइकन के थ्रू ये राइट कॉर्नर पे सेकंड जो है ड्राइव में इसका ड्राइव से क्या मतलब है? जाइए, बताता हूँ सर। क्लासरूम है ना, अभी इसमें आता है बन के, आपने जो शेयर किया है ना। अच्छा, आप ये वाला। बताइए, इसमें तो कुछ और 18 अप्रैल का है, तो पुराना है। जो आपने जो पहले, हाँ आपने जो पहले शेयर किया होगा वो उसमें बन के आ रहा है। सो ये बैकअप में सेव होता है पीछे, आप जो भी सेव कर रहे हैं। ठीक है, आइडिया नहीं। अब देखो, आपने बताया, मैं गया यहाँ पर, तो आपके वाले का भी आना चाहिए हाँ 9। वही वही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे साथ भी नहीं आ रहा जबकि अदर्स आते हैं। चलिए एक बार देख लेना। हाँ। तो एक्सेस तो आप कर पा रहे होंगे ना फिर हाँ तो? कोई इशू नहीं सर, मैं कर लेता हूँ। सर एक चीज और पूछना था, पाइथन क्या हम लोग पाइथन कंप्लीट हो गया कि अभी है बचा उसमें? पता हुआ है अभी? अभी हाँ। कंप्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ओके सर, ओके। जब कई सारे डेटाबेस मिलकर किसी एक एप्लीकेशन को मैनेज करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेटाबेस। इंटीग्रेटेड शब्द को पहली बार आपने कब सुना होगा? जब आप अपने कोई रेडियो, टीवी या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सही कराने गए होंगे, तो उसने कह दिया होगा आईसी पड़ेगी। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, इंटीग्रेटेड सोसाइटी, इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी। मतलब अलग अलग चीजें अलग अलग प्लेस पे ना होकर एक ही जगह पर ला दी गई हैं, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड, है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब यही है कि बहुत सारे जो अलग अलग डायोड ट्रायोड होते थे, वो सब अलग अलग सेमीकंडक्टर ना लगाकर एक चिप के अंदर सब डाल दिया गया है। क्या बन गया? एक इंटीग्रेटेड सर्किट। उसी को बोलते हैं आईसी। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप, उसी में आप रहो, उसी में कॉमर्शियल है, उसी के अंदर टेम्पल है, उसी में प्लेग्राउंड है, उसी में सारी एक्टिविटी है। इंटीग्रेटेड सोसाइटी। इंटीग्रेटेड डेटाबेस, बहुत सारे डेटाबेसेस, अलग अलग डेटाबेस हो सकते हैं। अलग अलग डेटाबेस मिलकर एक एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया। तो इंटीग्रेटेड डेटाबेस कोई एक डेटाबेस नहीं होता है। इंटीग्रेटेड डेटाबेस सिस्टम एक सिस्टम है, जो बहुत सारे डेटाबेस कंबाइन हो जाते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो कनेक्शन आपस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीग्रेटेड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेटा। चलिए, तो ये सारे के सारे हमारे कंपोनेंट हैं जो हमारे इंस्टॉल हो गए। नेक्स्ट पे क्लिक करा। उसके बाद हमें 3 कंपोनेंट की कॉन्फ़िगरेशन करवाई जा रही है। हमें सिर्फ पहला वाला चाहिए, माई SQL सर्वर। ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली जब प्रोग्रामिंग करेंगे उस टाइम के लिए, कि यहाँ पर एक पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो कि है 330। जितने भी डेटाबेस पैकेज होते हैं, सबका एक पोर्ट नंबर होता है। कोई भी डेटाबेस जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, जिस पोर्ट पर वो इंस्टॉल हुआ है, कोई दूसरा डेटाबेस सेम पोर्ट पर इंस्टॉल नहीं हो सकता। अगर आप करना चाहेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आगे बढ़ेगा ही नहीं, इनेबल ही नहीं होगा। ठीक है। और अगर आपने मान लीजिए माई SQL को ही पहले पुराना वर्जन इंस्टॉल कर रखा था, वो भी 3306 पे हुआ होगा, और आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं, ये भी 3306 पे होगा, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, बोलेगा पोर्ट चेंज करो। क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई सा भी माई SQL इसी पोर्ट पर इंस्टॉल होता है। तो एक कंप्यूटर में 2 MySQL इंस्टॉल हो सकते हैं, लेकिन इंस्टॉल करते समय सेकेंड टाइम आपको पोर्ट नंबर बदलना पड़ेगा। तो इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम किसी एप्लीकेशन से, चाहे वो पाइथन एप्लीकेशन है, चाहे जावा है, चाहे .NET है, किसी एप्लीकेशन से डेटा को डायनेमिकली इंटरेक्ट कराते हैं, तब इसकी जरूरत पड़ती है हमारे। ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कि देखो, हम एक यूजर बनाएंगे, अगले स्टेप में एक यूजर बनाएंगे। उस यूजर का नाम हम रूट रखेंगे। अब आपको उसका पासवर्ड बताना है। अब पासवर्ड आप कौन सा यूज करना चाहते हो? एक है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अप्रोच, जिसमें कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, एक लोअर केस अपर केस होना चाहिए, एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए। और एक है लीगेसी अप्रोच। लीगेसी अप्रोच में कुछ भी नहीं होना चाहिए,
अगर 2 कैरेक्टर में है तब भी एक्सेप्टेड। तो हमने कहा लीगेसी अप्रोच लगा देते हैं, हमें तो प्रैक्टिस करनी है। अभी हमसे पूछ रहा है माई सिक्वल का पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड, दोनों जगह पासवर्ड पूछ रहा है। अकाउंट का नेम रूट ही है ना, जो अकाउंट है उसका नेम रूट ही है। अब यहाँ पर क्या पासवर्ड रखें माई सिक्वल का, तो बेटर है कि आप कुछ नया पासवर्ड ना रखें, आप पासवर्ड का नाम रूट ही रख दें। अगर आपने इसका नाम कुछ और रख दिया, बहुत ज़्यादा चांस है 15 दिन बाद आप मेरे पास आओगे, सर पासवर्ड भूल गए, कैसे आएगा। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत पासवर्ड आ गए हैं, है ना, कहाँ तक याद रखोगे पासवर्ड। ठीक, तो बेटर है कि आप माई सिक्वल के रूट यूज़र का पासवर्ड रूट ही रख लें। इसमें कौन सा आपने कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा रखना है, अपने बैंक की डिटेल रखनी है कि कोई देख ना ले, है ना, प्रैक्टिस ही तो करनी है। अब मान लो मैं कभी भूल जाऊंगा तो आप मुझे याद तो दिला दोगे सर पासवर्ड आपने रूट रखा था। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करा, नेक्स्ट पे क्लिक करा, एग्जीक्यूट। हो गया, फिनिश। अब मेरा माई सिक्वल सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, बाकी का अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे बाकियों की जरूरत भी नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर में माई सिक्वल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, रूट यूजर बन चुका है। इतना ही होगा, उसके आगे का काम आपको खुद करना होता है। आगे काम स्कीमा बनाना, उसके आगे काम क्या है, उसके अंदर टेबल बनाना, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना डिलीट करना, वो खुद करना होगा। अभी बस क्या हुआ है, रूट यूजर बन चुका है बस, और माई सिक्वल का पैकेज इंस्टॉल हो। अब जब हम माई सिक्वल को यूज करेंगे तो 2 अप्रोच होंगी इसको यूज करने की। एक होगी स्टैटिक अप्रोच, एक होगी डायनेमिक अप्रोच। स्टैटिक अप्रोच मतलब सीधा यूजर बैठा होगा, वो खुद ही एसक्यूएल लिखेगा। और दूसरी अप्रोच में यूजर नहीं होगा, कोई एप्लीकेशन होगी, जावा की, पाइथन की, डॉट नेट की, पीएचपी की, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एप्लीकेशन होगी, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, आईओटी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन होगी। और यूजर उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा होगा, उसके इंटरफेस को यूज कर रहा होगा। इमेजिन करो कि ये पेटीएम है, एटीएम है, और आप यूजर हो, तो आप उनके बटन पे क्लिक कर रहे हो, तो वो एप्लीकेशन अपने अंदर से एसक्यूएल को रन कराती होंगी फिर, और जो भी आपने ऑपरेशन सेलेक्ट करा है वो ऑपरेशन की क्वेरी हमारी चल जाती है। तो पहले मैं आपको ये वाला पोर्शन सिखाऊंगा, फिर आपको सेकेंड वाला, दोनों सीखेंगे हम लोग कि कैसे हम माई को मैनुअली डायरेक्ट ऑपरेट करेंगे बिना एप्लीकेशन के, और किसी एप्लीकेशन के साथ कैसे करेंगे। सीधी सी बात है, हम लोग तो पाइथन की एप्लीकेशन बनाएंगे, एक पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे, पाइथन के प्रोग्राम से करना सीखेंगे। जावा वाले जो चीज हम सीख रहे हैं वो भी सीखते हैं, जब यहाँ पर आएंगे तो वो जावा का प्रोग्राम बनाते होंगे इस काम को करने के लिए। डॉट नेट वाले इतना तो सीखेंगे जितना हम सीख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर वो बदलेंगे, ये प्रोग्राम वो डॉट नेट का बनाएंगे, इतना ही चेंज आएगा हमारा। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, माई सिक्वल पर काम करने के लिए एक एडिटर चाहिए। जैसे पाइथन के प्रोग्राम को लिखने के लिए एडिटर चाहिए होता है, हम लोग आइडल यूज कर सकते हैं, VS कोड यूज कर सकते हैं, पाइचार्म यूज कर सकते हैं, बहुत सारे एडिटर अवेलेबल, जुपिटर है। तो इसी तरह से माई सिक्वल पे जब भी हमें काम करना है, टेबल बनानी है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो उसकी क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो वो क्वेरी कहाँ लिखोगे, कहीं तो लिखोगे क्वेरी। तो उस क्वेरी को लिखने के लिए क्या चाहिए, हमें एक एडिटर चाहिए होगा। ठीक है, अब जो एडिटर हैं ये 2 तरह के आते हैं। जो एडिटर है ये 2 तरह के आते हैं, पहला है CUI और दूसरा है, ठीक है, तो CUI क्या है हमारा, करेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI उसी तरह से जैसे डॉस होता था, हर काम को करने की कमांड लिखोगे, नॉलेज होनी चाहिए।
GUI नॉलेज होने की जरूरत ही नहीं है। क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, इंसर्ट हो गया, यहाँ क्लिक करो, टेबल बन गई, ये एंटर कर दो, मतलब बढ़िया सा GUI बना के दे दिया है। उस पर आप क्लिक करते जाओ, काम अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो ये थोड़ी पूछेगा आपसे, वो आपसे क्वेरी पूछेगा, और क्वेरी हम कहाँ लिख रहे होते हैं, GUI मोड पर क्वेरी को अपना लिख रहे हो। जैसे मुझे मैक्सिमम सैलरी वाला एम्प्लॉय ला कर दो, ठीक है, तो उसकी क्या लिखनी पड़ेगी आपको, कोई क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तो आपसे क्वेरी पूछेगा। तो अगर आप इस अप्रोच पर जाएंगे तो आपको ज़्यादा सीखना कुछ पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हर ऑप्शन अवेलेबल है, क्लिक करे जाओ और काम आपका होता चला जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं माई एसक्यूएल के अंदर वर्क बेंच। वर्क वर्क बेंच क्या है? वर्क बेंच हमारा माई सीक्वल का GUI एडिटर है, जो हमें जनरली यूज नहीं करना चाहिए सीखते समय। एक बार सीख जाए तो फिर हमें यूज करना चाहिए, कोई इशू नहीं। और ये क्या होता है? हमारा कमांड लाइन एडिटर, इसका नाम है माई सीक्वल कमांड लाइन एडिटर। कमांड लाइन एडिटर। अब मैं आपको दोनों ओपन करके दिखाता हूँ। मैं कंटिन्यू इस पे करूंगा, कंप्लीट इस पे करूंगा। सिर्फ एक क्लास आपको मैं इसकी सिखाऊंगा, जिसमें आपको नॉलेज होगी कि इस पे कैसे काम किया जाए। बाकी पूरा कोर्स मैं इसी में पढ़ाऊंगा आपको। जो लोग माई सिक्वल इंस्टॉल कर रहे हैं ऑनलाइन या क्लास में, तो उनका मैं अभी देखूंगा, जो जो जिसकी एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है। एक बार पहले इसको पर मैं पूरा सेटअप कर लेता हूँ अपने सिस्टम पे, फिर आप लोगों का मैं एक बार देख लूंगा, जो भी इंस्टॉल कर रहे होंगे मैं चेक कर लूंगा। तो सबसे पहले क्या ओपन करने जा रहे हैं आप? कमांड एडिटर। तो सर्च बार में जाएंगे, और सर्च बार में जाकर टाइप करेंगे माई सिक्वल कमांड लाइन। माई सिक्वल कमांड लाइन पे क्लिक करेंगे। माई सिक्वल कमांड लाइन पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है पासवर्ड दो। किस बात का पासवर्ड दें? रूट यूजर का। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या मान रहा है कि रूट यूजर ही काम करेगा आकर। ठीक है, तो आपको रूट यूजर का पासवर्ड देना है। अब मान लीजिए पासवर्ड आपने कुछ भी दे दिया, तो ये नहीं बताएगा कि पासवर्ड गलत है, इनवैलिड पासवर्ड। जो कमांड लाइन एडिटर है वो हमारा इनविजिबल हो जाता है। तो ये मत समझना कि मेरे सिस्टम में वायरस आ गया, क्या हो गया, ये सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही आप गलत पासवर्ड देते हैं, माई सिक्वल की जो स्क्रीन है वो इनविजिबल हो जाती है। ठीक है, तो सही पासवर्ड लिखेंगे तो वेलकम होगा। वेलकम हो गया। तो अगर यहाँ तक आप कर चुके हैं, तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में सक्सेसफुली माई सिक्वल इंस्टॉल हो चुका है। अब आप आगे काम करने के लिए तैयार। अब इसको अगर क्लोज करना हो, तो ये तो ऑप्शन है ही क्लोज करने का, है ना। ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं एग्जिट कमांड। एग्जिट कमांड से आप एग्जिट कर सकते हैं। क्लोज बटन भी गलत नहीं है, उससे भी कर सकते हैं। अब दूसरा, वर्क बेंच। वर्क बेंच क्या है? ग्राफिकल एडिटर, जिसमें थोड़ा कलरफुल चीजें होंगी, रंग बिरंगी चीजें दिखेंगी, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, सर्च बार में जाकर टाइप करेंगे वर्क बेंच, या फिर माई सिक्वल वर्क बेंच। सर्च बार में टाइप करा मैंने माई सिक्वल कमांड लाइन, और सर्च बार में मैंने टाइप किया था वर्क बेंच। ठीक है, तो अब वर्क बेंच पे क्लिक करेंगे। तो कह रहा है वेलकम, यहाँ पर हो गया। पासवर्ड नहीं पूछा, पूछेगा। देखो यहाँ से कह रहा है पहले कनेक्शन बनाओ, मतलब लॉग इन करो। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी हमसे पासवर्ड पूछ रहा है। GUI है पूरा, काम वही हो रहा है, सिर्फ इंटरफेस अलग है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? रूट। यहाँ पर चीजें तैयार हैं। थोड़ा चीजें कलरफुल हैं, रंग बिरंगी हैं, और चीजें आसानी से यहाँ पर मैनेज हो रही हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको काम करना सिखाऊंगा, एक क्लास में आपको बता दूंगा कि यहाँ पर कैसे काम किया जाता है ना। तो अब देखो यहाँ स्कीमा देखो, जिसको मैं आपको कह रहा था, बाय डिफॉल्ट एक स्कीमा बना हुआ है यहाँ पर, किस नाम से बना हुआ है, सिस नाम से। अब मैं अपना और स्कीमा बनाऊंगा पहले, फिर अपने स्कीमा के अंदर अपनी क्या बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगा। ठीक है, सिस स्कीमा हमारा रिजर्व स्कीमा होता है, हम इसमें कोई अपनी टेबल वगैरह नहीं बना सकते। माई सिक्वल अपने इंटरनल डेटा को मैनेज करने के लिए सिर्फ स्कीमा का यूज करता है। भाभी मिल जाएगा। हाँ। देखो इसके अंदर कुछ टेबल्स होंगी, ये टेबल से बनी बनाई कुछ। तो देखो एक स्कीमा के अंदर क्या क्या बना सकते हैं, स्कीमा के अंदर आप टेबल बना सकते हैं, व्यूज बना सकते हैं, प्रोसीजर बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, हमारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट होते हैं। अब वो पिक्चर याद करो जो मैंने आपको बनाई थी, उस पिक्चर में पहले क्या था, यूजर। तो अभी वो रूट यूजर के अंदर है। यूजर के अंदर क्या बनते हैं, स्कीमा। अभी हम इस एक स्कीमा जो डिफॉल्ट बना हुआ है सिर्फ स्कीमा, उसको देख रहे हैं। और स्कीमा के अंदर क्या बनते हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनते हैं, यही सब। ठीक है, अब मुझे अपना नया स्कीमा बनाना है, तो फिर यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे हैं, इन पे आप देखोगे, क्लिक करोगे, हर किसी पे जाओगे तो कुछ ना कुछ लिख कर आएगा, और वहां से पढ़कर आप समझ सकते हैं कि किससे क्या हो रहा है। क्रिएट ए न्यू स्कीमा, तो नया स्कीमा बना सकते हो यहाँ से। और अपने नए स्कीमा के अंदर आप क्या कर सकते हो अपना। अब देखो यहाँ से अगर मैंने क्लिक कर दिया तो मुझसे बस नाम पूछेगा, टेक्स्ट फील्ड में नाम दे दो, हो गया काम। लेकिन ऐसे नहीं सीखना है, क्योंकि ऐसे तो हर काम का ऑप्शन है, तो बाजू में जाओगे तो एक ऑप्शन आ रहा है नई टेबल बनाने का। तो हमें ऐसे टेबल नहीं बनानी है, ऐसे बनाना है तो फिर सीखना क्या है। फिर तो ये 8वीं क्लास का बच्चा भी सीख लेगा क्लिक करने से, बनाने से। हमें इसके लिए क्या कमांड लिखनी होती है वो, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन पे आएंगे तो एप्लीकेशन थोड़ी जाके क्लिक कर देगी यहाँ पर। एप्लीकेशन के अंदर आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो क्वेरी हम यहाँ भी लिख सकते हैं, देखो क्वेरी लिखने का ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है। ये भी एडिटर, इसके अंदर भी कमांड लाइन एडिटर की फैसिलिटी है कि आप यहाँ पर अपनी क्या लिख सकते हैं, अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। ये एडिटर है ये भी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं इसका यूज अब नहीं कर रहा, तो इसको मैंने यहाँ से। ठीक है, वापस आएंगे कमांड लाइन एडिटर पे। अब सर अगर मुझे यहाँ पे इसमें बनाना होता तो, बात तो चलो ऑप्शन दिख गया, क्लिक करो बन जाएगा, यहाँ सीखना पड़ेगा। क्रिएट, क्रिएट क्या है, कमांड का नाम है। तो एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होती, तो गलती से अगर किसी ने ऐसे लिख दिया तो सही है। एसक्यूएल में लोअर केस अपर केस के एरर नहीं आते है ना। तो ऐसे लिख सकते हो क्रिएट। अब क्रिएट एक कमांड है, क्रिएट कमांड से आप डेटाबेस में जितने भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं सब बना सकते हैं। क्रिएट स्कीमा, उसके बाद स्कीमा का नाम दोगे तो उस नाम से स्कीमा बन जाएगा। टेबल बनानी है तो क्रिएट टेबल। प्रोसीजर बनाना है, क्रिएट प्रोसीजर। फंक्शन बनाना है, क्रिएट फंक्शन। व्यू बनाना है, क्रिएट व्यू। यूजर बनाना है, क्रिएट यूजर। अभी पहली क्लास है आज, जब खत्म होगा सब हो जाएगा, है ना। ऐसे तो आपने नहीं पूछा कि बाकी चीजों में क्या होता है, प्रोसीजर में क्या होता है, फंक्शन में क्या होता है। तो पहली क्लास के हिसाब से ही चीजें पूछोगे तो सही समझ में आएंगी सबको, है ना। तो क्रिएट कमांड एक ऐसी कमांड होती है जिसके थ्रू हम डेटाबेस में जो भी चीजें क्रिएट करने वाली होती हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हमें वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जिसको हम क्रिएट करना था। ठीक है, जैसे अभी मुझे स्कीमा बनाना है तो क्रिएट स्कीमा, उसके बाद स्कीमा का नाम, जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने स्कीमा का नाम आपके बैच के नाम पर दे दिया, 9 to 11। अब जब किसी भी कमांड को प्रॉपर सिंटैक्स के साथ लिखा जाता है, जब किसी भी कमांड को, ये कमांड हो गई क्रिएट कमांड, और ये इसका प्रॉपर सिंटैक्स हो गया।
इसको लिखने का। तो जब किसी कमांड को प्रॉपर सिंटैक्स के साथ लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं क्वेरी। तो कुछ लोग कमांड और क्वेरी इंटरचेंजेबल टर्म मान लेते हैं, कोई गलत नहीं है ना, एक ही बात है। लेकिन एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है? कमांड जो सबसे पहले लिखी जा रही है किसी भी क्वेरी में, जो सबसे पहला वर्ड है वो कमांड है। और कंप्लीट जो लिखा हुआ है, जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वेरी बोलते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी क्वेरीज होती हैं उनको सी की तरह सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होता है। पाइथन की तरह नहीं है कि आप सेमीकोलन लास्ट में लगाएं, किसी स्टेटमेंट के ना लगाएं चलेगा, यहाँ पर आपको लगाना है। कुछ क्वेरीज हैं एक्सेप्शनली जो बिना सेमीकोलन के चल जाती हैं, बट 90% केस में आपको सेमीकोलन लगाना होगा। बेटर है कि आप इसको एक प्रैक्टिस बनाइए कि हर क्वेरी को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। क्रिएट स्कीमा, स्कीमा का नाम 9 to 11 बन गया स्कीमा हमारा। ये स्कीमा बनाने के लिए हम डेटाबेस कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस, मालूम है ना, 9 to 10 नाम से पर बना, दोनों एक ही बात है। तो स्कीमा और डेटाबेस इंटरचेंजेबल टर्म है। अब बिहाइंड द सीन अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे कंप्यूटर में दो फोल्डर बन गए होंगे। एक का नाम होगा 9 to 11 और एक का नाम होगा 9 to 10। कहाँ बने होंगे? जहां MySQL इंस्टॉल हुई होगी उस जगह बन गए होंगे। MySQL कहाँ इंस्टॉल होती है उसको देखो। सी ड्राइव के अंदर एक हिडन फोल्डर होता है, हिडन फोल्डर जिसका नाम होता है प्रोग्राम डेटा। बाय डिफॉल्ट आपको वो फोल्डर नहीं दिखता, प्रोग्राम डेटा। तो आपको क्या करना होगा? व्यू नाम से जो टैब आता है यहाँ जाएंगे। अब विंडो 11 में कुछ अलग इसका लुक है, एक बार आप अपने लेवल पर देखिएगा। विंडो 7 में अलग लुक है व्यू ऑप्शन का, या इस पे जाने का। तो विंडो 10 में व्यू कहाँ मिलेगा? ऊपर दिख रहा है होम, शेयर, फाइल, व्यू। व्यू के अंदर जाएंगे तो हिडन आइटम्स पे चेक करेंगे, हिडन आइटम्स ऑप्शन आता है यहाँ पर। ये व्यू, और व्यू के अंदर ये आ रहा है हिडन आइटम, इस पर चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पर प्रोग्राम डेटा नाम से कोई फोल्डर नहीं है। जैसे ही मैं इसको चेक करूंगा एक फोल्डर बढ़ जाएगा, बढ़ गया। ये आ गया प्रोग्राम डेटा फोल्डर। अब ये मुझसे मत पूछना कि मेरे में व्यू ऑप्शन नहीं आ रहा। आप गूगल पर सर्च कर लेना अपनी विंडो के वर्जन के हिसाब से कि व्यू ऑप्शन कहाँ आता है, उसमें हिडन फाइल ऑप्शन कहाँ आता है। प्रोग्राम डेटा के अंदर जाएंगे, प्रोग्राम डेटा के अंदर MySQL नाम से फोल्डर होगा। MySQL के अंदर MySQL सर्वर नाम से फोल्डर होगा। MySQL सर्वर के अंदर डेटा नाम से फोल्डर होगा। और डेटा के अंदर ये दो फोल्डर होंगे जो मैंने बनाया, 9 to 10 ये स्कीमा हो गया, और एक 9 to 11 वाला। इसके अंदर अभी कुछ नहीं होगा। अब इसके अंदर क्या आएगा? जो भी मैं इस स्कीमा के अंदर टेबल बनाऊंगा वो टेबल एक फाइल में सेव हो जाएगी, वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी। जितनी टेबल बनाऊंगा वो सारी टेबल इनक्रिप्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जाकर देख लोगे, इनक्रिप्ट होकर फाइल में सेव होंगी, वो सारी फाइल इस फोल्डर में सेव होंगी। इस वाले स्कीमा में जो भी आप टेबल बनाएंगे वो सब इस फोल्डर के अंदर हमारी सेव होगी। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से MySQL का कंप्लीट सेटअप कैसे डाउनलोड करने से लेकर इंस्टॉल तक करा जाएगा ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो अब अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है और वो मुझसे ये पूछता है कि सर मैं अपने प्रोजेक्ट में
कौन सा डेटाबेस लगाऊं, एसक्यूएल लगाऊं कि ओरेकल लगाऊं, तो मुझे उसे क्या आंसर देना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है और वो मुझसे कहता है कि सर मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, बताओ अपने प्रोजेक्ट में डेटाबेस में कौन सा लगाऊं, ओरेकल लगाऊं कि एसक्यूएल लगाऊं, तो मुझे उसे क्या आंसर देना चाहिए। हैं? तो मुझे उसे समझाना चाहिए कि भाई पहले तो आप जो दो चीजें बोल रहे हो ये कंपेयर नहीं हो सकती। एसक्यूएल इज नॉट ए डेटाबेस, ओरेकल इज ए डेटाबेस, एसक्यूएल इज ए क्वेरी लैंग्वेज फॉर डेटाबेस पैकेजेस, ओरेकल इज ए डेटाबेस पैकेज। ओरेकल को कंपेयर कर सकते हो माई सीक्वल के साथ, ओरेकल कंपेयर कर सकते हो DB2 के साथ। एसक्यूएल कोई डेटाबेस थोड़ी है जो आप मुझसे पूछने आ गए कि सर एसक्यूएल डेटाबेस लगा लेते हैं। एसक्यूएल तो एक कमांड लैंग्वेज है जो किसी भी कंपनी के डेटाबेस पे काम करने के लिए यूज होती है। समझ में आ रहा है। आज की क्लास से पहले अगर इस क्लास में 70 लोग बैठे हैं, 50 लोगों का सेम क्वेश्चन हो सकता था कि सर मैं एसक्यूएल पढूं कि माई एसक्यूएल पढूं, कौन सा डेटाबेस पढूं, क्योंकि आप क्या मानते थे, एसक्यूएल को एक डेटाबेस मानते थे। भाई डेटाबेस नहीं है, एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है फॉर डेटाबेस। कौन से डेटाबेस की, सबकी। कोई सा डेटाबेस पढ़ लो, चाहे ओरेकल पढ़ लो, चाहे माई सिक्वल पढ़ लो, चाहे कल को कोई आ जाए वो पढ़ोगे तो उसमें भी एसक्यूएल चलेगी। तो हमें एसक्यूएल सीखनी चाहिए क्योंकि वो नहीं बदलेगी। समय बदलेगा, एसक्यूएल नहीं बदलेगी। डेटाबेस बदलेंगे, डेटाबेस आएंगे चले जाएंगे। ठीक है। एसक्यूएल क्यों बनाते हैं, हम तो डेटाबेस बना रहे हैं। अभी मैंने बताओ जो आपको एडिटर ओपन करके दिखाया, ये एडिटर तो किसका है, माई एसक्यूएल का है ना। देखो एडिटर पे लिखा है ना माई एसक्यूएल। और अगर मैं ओरेकल अभी इंस्टॉल करता तो उसके एडिटर पे ओरेकल लिखा रहा था। इन एडिटर पे जो मैंने लिखा ये एसक्यूएल है, ये जो लिखा हुआ है इसे एसक्यूएल कहेंगे। तो एसक्यूएल ना तो कोई सॉफ्टवेयर का नाम है, एसक्यूएल ना किसी डेटाबेस का नाम है। एसक्यूएल क्या है, कमांड बेस्ड लैंग्वेज का नाम है, जो किसी भी डेटाबेस पर काम करती है, डेटा को मैनेज करती है। चलिए अब वो लोग एक बार मुझे बताइए जो लोग